बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं दोबारा। जी रिदा बेटा, प्रोजेक्ट इससे स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट करें रिदा बेटा। सर प्रोजेक्ट रिस्क। जी अब आ रही बेटा आवाज आपकी, बोले। जी सर प्रोजेक्ट रिस्क का खतरा इस बात पर भी हो सकता है कि जब प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें पूरी डिटेल होती है, और कभी कभी गैर मनसूबाबंदी के तौर पर भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज्यादा मंफी असरात पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है इकोनॉमिकल रिस्क। सर कंपनी की माशी खतरात का सामना करना पड़ता है जब किसी भी मुल्क के माशी हालात के मुताबिक और उसके जो माशी हालात होते हैं वो ज्यादा अंदाज करते हैं। जब हम कभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उसके दौरान जो भी चीजें खराब हो जाए या फिर माशी हालात खराब होने की वजह से वो चीजें ना पहुंच सके तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। सर नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क मुराद है कि मतलब कि गवर्नमेंट और सियासी फैसले होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा कर देती है, जबकि इसके टैक्स ज्यादा करने की वजह से भी रिस्क का सामना करना पड़ता है। सर नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क, माली खतरा। जी बोले। सर फाइनेंशियल रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं कि कभी कभी मतलब के मुल्क के जब कोई हालात खराबी हो जाते हैं जो कि मालियत सातसों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से कंपनीज को भी के लॉस का उठाना पड़ता है। उनकी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं जाती और सेल भी नहीं होती, क्योंकि मुल्क के माली हालात खराब होते हैं इस वजह से, या फिर प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? जी कोई क्वेश्चन बेटा पूछना चाह रहा है? जो टॉपिक इन दोनों ने प्रेजेंट किए इनमें से कोई भी, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू बेटा फ्रॉम द क्लास, यू कैन आस्क। नो सर। जी हमजा आ गए हैं वापस? जी जी सर आ गया। आपकी प्रेजेंटेशन बेटा रहती थोड़ी सी तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं दोबारा। आप पहले प्रेजेंटेशन दें, फिर नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे हम। जी जी सर। जी हम स्टार्ट करें बेटा। सर एक्सेप्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक शेयर थोड़ा द अपने। रिस्क। जी अब ठीक है, अब ठीक है। शेयर द रिस्क। सर इसमें आ जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अगर बड़े पैमाने पर काम कर रही है तो सर वो किसी न किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ताकि उसे अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई लॉस हो तो वो थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी है सर वो उसको बियर करे और उसका बाद में उसको पे करे। नेक्स्ट सर एक्सेप्ट द रिस्क में सर कोई भी सर ऑर्गेनाइजेशन है सर वो आगे से आगे अपने काम को बढ़ाना चाहती है। इसी तरह सर कंपनियां अपने रिस्क को आगे लेकर जाती हैं हायर रिस्क और हायर रिटर्न के तौर पर। सर जैसे कि कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल सर मोबाइल कंपनी है चाइनीज़ की एमआई। सर पिछले साल उन्होंने एमआई नोट
10 के नाम से सर मोबाइल एक लॉन्च किया और उसका उन्होंने सर दावा किया कि इसका मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। सर उसकी सबसे मेन हाईलाइट थी जो उस कंपनी को, उस मोबाइल को एक मिड रेंज मोबाइल से फुली हाई मोबाइल कंपनी के तौर पर सर सामने लेके आई। और सर नेक्स्ट कंट्रोल द रिस्क में फर्स्ट सर है प्रिवेंटिव एक्शन। सर इसमें सिचुएशन होती है सर जैसे कि आपकी कंपनी में सर या बिल्डिंग में सर आपकी प्रोटेक्शन या फायर वाली या सेफ्टी ट्रेनिंग के तौर पर आपने अपनी एम्प्लॉयज़ को कोई सेफ्टी ट्रेनिंग दी हुई है या नहीं दी हुई। और सर आपकी टीम को क्रॉस ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो किसी भी मुश्किल हालात में अपने लोगों को या कोई एमरजेंसी के तौर पर या कोई जख्मी है तो उसको फर्स्ट एड के तौर पर कोई फर्स्ट एड दे सके किसी को। नेक्स्ट सर डिटेक्टिव एक्शन है सर। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट सर उसकी फाइल जो तैयार होती हैं उसका डबल चेक के तौर पर सर उस पर काम किया जाता है ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी भी कोई सेंसरशिप कोई उसमें इशू ना हो, ताकि अगर प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उसके बाद उसमें कोई खामी या गलती निकले तो उसको डबल चेक के तौर पर काम किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उसे चेक किया जाता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। आउट बोले आप, आहिस्ता आहिस्ता आवाज आपकी कम से कम होती जा रही है। अच्छा यहाँ पे लिखा डबल चेकिंग फाइनेंस रिपोर्ट, व्हाई यू आर चेकिंग 2 टाइम, इससे क्या होता है? सर 2 टाइम इसलिए डबल चेक कर रहे हैं ताकि हमारी जो रिपोर्ट है सर हमने अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं एक बार सर, वो डबल चेक होती है। एक बार तो सर हम प्रोडक्ट अपनी तैयार कर लेते हैं, वो चेक होती है सर, उसके बाद दोबारा हम अपनी प्रोडक्ट को एक सर जैसे कि सर बीटा फार्म होती है किसी भी चीज़ की या कोई एप्लीकेशन आती है सर मोबाइल्स में, तो उसकी बेटा फार्म होती है सर, वो एक डबल चेकिंग के तौर पर होती है ताकि कोई इसमें कोई इशू आ रहा है या लोगों को चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसमें हम चेंजेस करके उसके बाद उसको एक फुली फार्म के प्रोडक्ट के तौर पर से सर मार्केट में लॉन्च करें। Hey, any question from the class? जी बेटा, any one of you? जी बेटा, नेक्स्ट ग्रुप सप्लाई सर मेरी और रीना की स्टार्ट कर लें। आपकी प्रेजेंटेशन इसमें है ही नहीं, मेरे पास 3 प्रेजेंटेशंस आई हैं, आपने ग्रुप में शेयर की है? यस सर, आप देखें ग्रुप में सर, क्योंकि मेरे नेट का भी इशू है तो वो कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए हमारी स्टार्ट पहले कर मैं लें। आप लोगों की पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ जी। सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के नेम से है, मैंने ग्रुप में सेंड। अभी आई है आपकी, पहले नहीं आई हुई थी। ओके सर। चले मैंने कर ली डाउनलोड बेटा, अभी आ रही है आपके पास, मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके सर। सर मेरा नेट में यानी कि डिस्कनेक्शन तो नहीं है, आवाज कट कट के तो नहीं आ रही? बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। बस सही है। ये आपकी फाइल में बेटा एरर आ रहा है, दोबारा सेंड करें। ओके सर, मैं अभी करती हूँ। सर मैं कर लूँ फिर स्टार्ट उतनी देर में? चलो बेटा एक दफा सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, कभी कह रहे हैं कि उनके नेट का इशू आ रहा है तो पहले उनसे ले लेते हैं, ना वो तो अगर ना चली तो फिर मैं आपको कहता हूँ फिर आप करें। ठीक है सर। चले होगी ऊपर, चले ना बेटा। जी सर, पहले नाज़ी ने स्टार्ट करनी है। ये देख लें एक दफा, यही आप लोगों की? यस सर, यही है। जी करें स्टार्ट बेटा। नाज़ी सर ये नहीं है, यानी कि जो मैंने अभी आपको सेंड की है उसका टाइटल पेज भी था, इसका तो शो ही नहीं हो रहा।
इसीलिए बेटा मैंने कहा था ना उसमें एरर आ रहा था, चलिए दोबारा सेंड करें आप। ओके सर, मैं करती हूँ। नाजी ये भी वही है, यही वाला कर लो। सेंड करें बेटा, स्पीड अप करें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सर आप यही स्टार्ट कर लें, फिर वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी। जी करें स्टार्ट। Start with the name of Allah, who is most beneficial and merciful. Assalamu alaikum class and my respected teacher. My name is Nazma Ilyas, roll number 163907. Today my topic of presentation is risk management process. रिस्क मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है और ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में कैसे असरअंदाज हो सकता है। अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशंस इन द रिटर्न, इसको हम कहेंगे रिस्क। ये रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल, जब अगर मुझे जॉब करनी है तो इसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, यानी मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, यानी अपनी लाइफ को ही रिस्क में डालना पड़ेगा। जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है तो ये भी एक रिस्क ही है कि आपकी सेहत पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके अलावा भी आपको चोट लग सकती है, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसी रुकावटें आपके रास्ते में आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग अक्सर अपना कारोबार नहीं कर पाते, डरते कि कहीं उनका सारा पैसा डूब ही ना जाए, डरते कि रिस्क को कैसे फेस करेंगे, लॉस हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे, तो वो कोई स्टेप ही नहीं उठा पाते। इस तरह के रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बनी है। रिस्क को आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि कारोबार या ज़ाती जिंदगी में आपको जो नुकसान होता है या कुछ खराब होता है या कोई ऐसी चीज जिससे आपका कारोबार ही खत्म हो सकता है, तो इसे रिस्क कहेंगे। रिस्क अक्सर आपकी सेहत, दौलत, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस के अलावा। और अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। सर नेक्स्ट स्लाइड। और रिस्क 3 टाइप तरह के हैं। और मार्केट रिस्क, सर पीछे चले जाएं फर्स्ट पे। 3 तरह के रिस्क हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। मार्केट रिस्क वो जो आपको मार्केट की वजह से फेस करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया ये वो। और क्रेडिट रिस्क जो हम लोन बैंक को पे नहीं कर पाते, उसे हम क्रेडिट रिस्क कहेंगे। ऑपरेशनल रिस्क जो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से आपको फेस करना पड़ता है। सर नेक्स्ट। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट को हम ये भी कह सकते हैं, जब आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो ऐसे जिससे हमें कम से कम लॉस हो, तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। अब जैसे कि ये डायग्राम में शो कर रहा है कि एलिफेंट है, उन्होंने क्या किया, एक डार्क रूम में एलिफेंट को बांध दिया और 5 लोग थे, 5 या 7 जितने भी लोग, उनको अंदर भेजा और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी कि आपने टच करके बताना है ये है क्या चीज। तो उन लोगों ने क्या किया, किसी ने उसकी धूम को हाथ लगाया तो वो कहता है कि ये एक यानी कि रस्सी की तरह लग रही है। किसी ने उसकी सूंड को हाथ लगाया, वो कहता है कि ये सांप की तरह। किसी ने उसकी पीठ को हाथ लगाया तो उसने कहा ये दीवार सी लग रही है। तो इसी तरह यानी कि हर किसी का जो थिंकिंग लेवल होता है वो चेंज होता है। हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करके कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इस तरह ये प्रेडिक्ट करती है रिस्क मैनेजमेंट कि आपके प्रोजेक्ट पर रिस्क की वजह से क्या असर पड़ सकता है, फिर इसको मैनेज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे रिस्क को टैकल कर सकें या रिड्यूस कर सकें। सर नेक्स्ट। सर इससे भी नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया है। इसकी 3 स्टेजेस हैं रिस्क मैनेजमेंट की। द फर्स्ट स्टेज इज मेजर हाउ मच रिस्क वी आर होल्डिंग, यानी कि पहली स्टेज में ये कि हम अब रिस्क, हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम रिस्क को होल्ड कर सकें, और उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह से उसको होल्ड कर सकते हैं, हमें इतनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। और उसकी जो सेकंड स्टेज है उसमें वो कहता है कि आपके पास इतना फंड या कैपिटल या इतनी अमाउंट है कि आप उस रिस्क को सस्टेन कर सकें, उसको संभाल सकें, उसको रिकवर कर सकें। और थर्ड स्टेज में वो ये कहता है कि आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें इतनी वर्थ वाइल है
इतना इनफ कैपिटल है कि वो आप उस रिस्क को ले सकें। सर नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में, क्योंकि इससे हम रिस्क को टैकल कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम ये काम करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, रिस्क के चांसेस कितने परसेंट है, और अगर ज्यादा है तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सके जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। वैसे भी रिस्क हमारे तमाम प्रोजेक्ट से रिलेट करता है और इन पर असरअंदाज होता है, चाहे वो आपके बजट के रिलेटेड हो, स्केड्यूल के रिलेटेड हो, या कोई स्कोप हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स के से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि अब रिसेंट ईयर्स में रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स को बहुत सी कंपनीज ने अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने इसलिए इन रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को अपनी टीम में शामिल किया ताकि वो उनको एडवाइस दे सकें, उनसे कंसल्ट कर सकें कि अगर हमने बिजनेस के स्टार्ट करना है तो हमें कितने परसेंट लॉस होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, और रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो उसको कैसे हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल है। एक आपका घर है, एक मेरा घर है। दोनों घरों को पता है कि मौसम खराब है, बारिश होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? बारिश की वजह से जो कोई भी नुकसान आपका हो सकता है, आप उन चीजों को सेव करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि छत पर कोई सामान पड़ा है तो आप उसको सेफ जगह पे रख देंगे, या कोई बाहर बाइक खड़ी है या गाड़ी खड़ी है तो उसको आप अंदर कर देंगे ताकि वो खराब ना हो सके। लेकिन जो मेरा घर है, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा होती है तो हो ही जाए, जिसकी वजह से मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरा जो छत पे सामान था वो भी खराब हो गया, और बाइक वगैरह जो यहाँ गाड़ी है वो भी बारिश की वजह से खराब हो गई। तो आप इसलिए बच गए क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बारिश होने वाली है, और प्लानिंग की कि अगर बारिश आ जाएगी तो जो कौन कौन सा सामान है मेरा खराब हो सकता है, उसको मैंने कैसे सेव करना है, और इस पे इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह जो बिजनेस में भी हम रिस्क फेस कर इसी तरह बिजनेस में भी हमें रिस्क फेस करने पड़ जाते हैं, जिसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। हायर द अनसर्टेनिटी विल बी हायर द रिस्क। जितनी अनसर्टेनिटी होगी उतना ही रिस्क आपको ज्यादा होगा। सर नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज मेजर रिस्क। आप मेजर रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए, जैसे कि एग्जिट एक्टिविटी गिविंग राइज टू रिस्क, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको पता है कि आपको लॉस हो सकता है, आप उसको एग्जिट कर दें, यानी खत्म कर दें। यानी कि अब मैंने मेरा टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, मेरा एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। अब मैं देखूंगी कि मुझे एक जो एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में है उसमें लॉस हो रहा है, तो मैं उस एक्टिविटी को ही खत्म कर दूंगी, उसको मैं एग्जिट कर दूंगी कि मुझे अगर टेक्सटाइल से आ रहा है तो बस ठीक है। और सेकंड, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो कम हो सकेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम जब पोर्टफोलियो बना लेंगे, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, तो हमें ये हो सकता है कि एक जगह से अगर लॉस हो भी गया तो दूसरी जगह से तो चलो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हर जगह से तो लॉस नहीं हो रहा। इस और थर्ड पॉइंट है मॉडिफाई प्लान टू रिड्यूस रिस्क, यानी कि अपने प्लान्स को, जो आपने प्लान बनाया है उसको मॉडिफाई करें। जैसे कि अगर आपने प्लान बनाया है लेकिन आपको उससे लगा कि यार मुझे इससे रिस्क हो सकता है, और अगर रिस्क होगा तो वो कितने परसेंट हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? अपने मुख्तलिफ जगहों पे अपने प्लान्स को मॉडिफाई करेंगे और अपना पैसा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगा देंगे। ट्रांसफर ऑल और पार्ट ऑफ रिस्क, अपने रिस्क को ट्रांसफर करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं वो उसमें एक जगह पे ही नहीं रखते, यानी कि इसमें ये है कि एक ही डिसीजन पे हम एक ही जगह पे नहीं हम यानी एक ही जगह पे अगर पैसा लगाएंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है। अगर हम उसको अपना रिस्क ही ट्रांसफर कर दें, यानी एक सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से किसी और सेक्टर में कर दें, तो इससे हमें हमारा जो रिस्क है कम हो सकता है। तो जैसे कि टेक्सटाइल मिल है, नहीं सारा टेक्सटाइल मिल है, वो पहले सारा टेक्सटाइल केमिकल थी, फिर उन्होंने अजीज फातिमा हॉस्पिटल भी बनाया इसी तरह, यानी कि उन्होंने कई कई सेक्टर्स में अपने पैसे लगा दिए कि अगर कुछ नुकसान उनको होता भी है तो किसी दूसरी जगह से उनको पैसे जो लॉस के चांसेस हैं वो कम हो सके। टेक नो एक्शन यानी कि कोई भी एक्शन ना लेना है। ये बहुत ही बुरा डिसीजन है कि आप कोई एक्शन नहीं लेते, कि जब टाइम आएगा तो तब देखी जाएगी। इससे आपको कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अब देखें जो दूसरी कंट्रीज कोरोना वायरस आया उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया,
उनको पता था कि हम इस पहले एक्शन ले लेंगे, इसको रिकवर कर लेंगे तो ये अब संभल जाएगा, लेकिन हमें भी पता था, हमारे पाकिस्तान को भी पता था कि कोरोना वायरस आया है, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने बाद में लॉकडाउन किया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया, इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा फैलता ही गया। तो टेक नो एक्शन लेना बहुत बुरा डिसीजन है। आपको वक्त से पहले एक्शन लेना चाहिए, जिससे जिससे आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता है। देन नेक्स्ट, what is risk management process? Risk management process क्या है? The risk management process is a framework for the action that need to be taken. There are 5 ये risk management process जो आपके 5 steps हैं, उसको ही risk management process का नाम दिया जाता है। सर नेक्स्ट, ये 5 रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क की निशानदेही करना। सेकंड स्टेप रिस्क का तजिया करना, और थर्ड स्टेप रिस्क का अंदाजा करना। फोर्थ स्टेप रिस्क को हल करना, कंट्रोल करना। 5 स्टेप रिस्क की निगरानी करना और जायजा लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस रिस्क। इसमें ये है कि आपको रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करने से पहले आपको जो उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनका पता होना चाहिए कि कहाँ से वो रिस्क अराइज हुआ है, यानी कि वो शुरू कहाँ से हुआ है, रिस्क की जड़ क्या है। जैसे कि जो लॉस हुआ है वो हमें हो कहाँ से रहा है, आपको वो बेसिकली वो चीज पता होनी चाहिए। रिस्क के सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि रिस्क ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और हम जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच रिलेशनशिप है, इसमें जो वो रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसको हम ये हमें मदद करता है उन बाउंड्रीज तक पहुंचाने में कि जहां तक रिस्क महदूद है। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिस्क। ये होता है कि सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क है भी कि नहीं है। ये देखना है कि मुझे इस चीज में रिस्क होगा भी कि नहीं होगा। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितना रिस्क होगा, मेरे पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह के रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मार्केट रिस्क भी हो सकता है, ऑपरेशन रिस्क भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। कई तरह के रिस्क आपको इसमें फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बायोलॉजिकल रिस्क भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी रिस्क हो सकते हैं। काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके बिजनेस से रिलेट कर सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कंसल्ट अक्सर कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के साथ कि आप हमें जो हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कोई एडवाइस ही दे दें या इन्फॉर्मेशन ही दे दें जिससे हमारी हेल्प आउट हो सके, हम रिस्क को कैसे रिड्यूस करें। इस स्टेप में रिस्क को संभालने से ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। ये बताता है कि आपको कौन से रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं जिनको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब पता होना चाहिए, 5 क्वेश्चन पता होना चाहिए। व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में ये कैसे ये फ्यूचर में हमें ये कैसे फेस करना पड़ सकता है। व्हाई एंड हाउ इट कैन टेक प्लेस, ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ रिस्क हमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इंसिडेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस इंसिडेंट का जो रिस्क हमें हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस योर बिजनेस में फेस फॉर द इंसिडेंट, और इस रिस्क के लिए उनको कौन से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। सर इधर हिना ने देनी है। जी हिना बेटा। जी सर। Assalamu alaikum sir and my class fellows. Today my topic is risk management process. Here I am explaining third step, analyze the risk. सर इसमें हमने जो हमारे रिस्क होते हैं उसको सबसे पहले हमने लिस्ट आउट करना होता है और उसको देखना होता है कि ये हमें किस नौइयत का रिस्क है हमारा और हमें ये किस तरह से फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले सर हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं और उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हम उनसे इसका मशवरा ले सकते हैं। और सर इसमें हमने करना होता है कि जो दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिस्क को हमने एनालाइज करना होता है। इसमें इसकी ये हमसे मदद ये मिलती है कि जो हमारे वसाइल होते हैं वो महफूज हो जाते हैं और जो हमारे इसके प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स होते हैं वो बेहतर हमें मिलते हैं। और इसमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट है और हमारे जो इससे मिलने वाले फ़ायदे हैं और सोशियो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं सर, इस पे भी हमें सोचना चाहिए कि
ऐसा रिस्क जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या हमें आगे जाके नुकसान पहुंचा सकता है उसको एनालाइज करना होता है। सर फोर्थ स्टेप है एवेल्युएट द रिस्क। सर इसमें हमें रिस्क का अंदाज़ा लगाना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए, रैंक द रिस्क या एवेल्यूट करना चाहिए। सर इसमें हम करते हैं कि जो हमारे इसकी शिद्दत है ये किस तरह की है, हमें इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसमें दर्जाबंदी कर लेते हैं। सर जो अमकान होते हैं ना उसका इस बारे में सर हम डिसीजन लेते हैं whether the risk is acceptable और whether it is serious enough to warrant treatment, कि हमें ये खतरा हमारे लिए हम इसको बियर कर भी पाएंगे या हम इसको नहीं कंक्यूर कर पाएंगे। सर उसमें हम इसके करते हैं। और सर इसको इस रिस्क रैंकिंग को हमने प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर में भी ऐड किया हुआ है। सर आगे है ट्रीट द रिस्क, कि सर हमने इसको रिस्क को कैसे ट्रीट करना है। दिस इज आल्सो रेफर टू एज रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेप यू एक्सेस योर हाईएस्ट रैंक रिस्क एंड सेट आउट अ प्लान टू ट्रीट और मॉडिफाई दिस रिस्क टू अचीव एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल। सर इसमें हमने जो हमारे रिस्क हैं उसका अंदाजा लगाना होता है और इसके लिए हमें क्या तरमीम और क्या मनसूबाबंदी करनी चाहिए उस सब को देखते होते हैं। और सबसे पहले हम इसको रैंक दे लेते हैं कि हम कौन सा ज्यादा ऐसा खतरा है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ सकता है। And how can you minimize the probability of the negative risks as well as enhancing the opportunities, कि आप किस तरह मौक़ों को बढ़ाने के साथ साथ इसके जो नेगेटिव इफेक्शंस हैं उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। सर उसके बाद है मॉनिटर द रिस्क। Monitor the clear communication among your team and stakeholder is essential when it comes to ongoing monitoring of potential threat. सर जब आपके अमकानी खतरात जो हमारे जो रिस्क होते हैं उसकी मुसलसल हमें इसका चेकआउट करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ हमें टीम और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कंबाइन रहना चाहिए इस मकसद के लिए, ताकि बाद में आपको ये फेस ना करना पड़े या हमारे स्टेक होल्डर्स जो हमारे अपर लेवल के मैनेजमेंट है उसको हमें साथ में रखना चाहिए कि बाद में हम पे ब्लेम ना हो सके। उसके बाद सर जो ये देखना पड़ता है कि कीपिंग टैब्स ऑन दीज मूविंग टारगेट्स बिकम एनीथिंग बट रिस्की। सर जो हमें खतरा ज़्यादा मिल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है उसके हम पे असरात ज़्यादा पड़ रहे हैं, रिस्क ज़्यादा हो रहा है, उसी पे हम टैप किए जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा हमें लॉस है। इस वजह से उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या उसको रैंक कर देना, ख़त्म कर देना चाहिए। जी सर। जी बेटा, अगर मॉनिटरिंग में लगे आपको कि जो रिस्क जो हमने स्टेप्स लिए थे दोज आर नॉट द ट्रू स्टेप्स, फिर क्या करना चाहिए आपको? सर मॉनिटरिंग में सर उसको कंक्यूर करेंगे ना हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर या हमारे अपर लेवल उनके डिसीजन के मुताबिक उसको रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर हम वो काम बंद कर देंगे। तो बेटा इतना आपने उसके ऊपर टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, तो अगर आपने बंद ही करना था तो फिर इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? सर उसको हम ये देखेंगे ना कि क्या ऐसे हम कर सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाए। जी वो ऑप्शंस क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए या कुछ ऐसे फैसिलिटीज उनको गिव टेक करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा ये प्रोडक्ट चलती रहे या जो भी हमने लॉन्च किया या ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे उसको करते रहेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास बेटा? वेरी नाइस बेटा, अच्छी प्रेजेंटेशन थी आप दोनों की। थैंक यू सर। ओके अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट, अभी हमारा एक ग्रुप रहता था प्रेजेंटेशन के लिए और ये हमारी जो वीडियो है वो तकरीबन खत्म होने वाली है, 5-7 मिनट की रह गई है। तो अब आप लोगों के पास बेटा ये ऑप्शन है जिस ग्रुप की प्रेजेंटेशन रहती है कि कल भी हमारी क्लास है, या तो आप कल दे लें, कल की हम पहले मैं लेक्चर दूंगा कंज्यूमर बैंकिंग के ऊपर, उसके बाद जो लास्ट में टाइम बचेगा उसमें प्रेजेंटेशन दे लें, और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नेक्स्ट वीक में दे लें। इट्स अप टू यू बेटा, बताएं क्या करना चाह रहे हैं। कि सर जैसे हो कहते मैं कर लूंगा सर, अगर कल कहते हैं कल दे देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक दे देंगे। चले आप अपनी प्रिपेयर रखिए, कल क्लास को आपने लेनी है, हम चेक कर लेंगे, अगर हमारा टाइम मिला तो फिर हम कल ही कर लेंगे ताकि आपका इस वीक का खत्म हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको पता है ईद आ रही है और ईद में शायद आपका जो नेक्स्ट वीक है वो ऑफ होगा। जी सर। उससे फिर नेक्स्ट वीक में चली जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का फिर ये वाइंड अप हो जाए कम से कम 4 ग्रुप, और इसके अलावा बाकी जितने ग्रुप्स रह गए हैं
उनकी प्रेजेंटेशन बेटा जो भी हमारी पहली क्लास आएगी ईद के बाद उसमें उनकी प्रेजेंटेशन होंगी। समझ आ गई? तो आप लोग बेटा अपनी प्रिपेयर जी रखिएगा। सर। आप लोग बेटा प्रिपेयर रखिएगा, जिनकी प्रेजेंटेशन आज रह गई है वो कल की क्लास में शायद मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन ले लूं बेटा, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें बेटा। नो सर। नो सर। दूसरी चीज ये कि ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये आप लोग आपस में शेयर कर लें, और आपस में शेयर करने के जी। बाद ये जितना भी डाटा है ये आपने प्रिपेयर करना फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और लाजमी बात है बेटा कि इन प्रेजेंटेशन में से मैं कुछ ना कुछ आपको पेपर में जरूर दूंगा। जी सर। सो बी जी केयरफुल। सर। ठीक हो गया? ओके यस सर। सर। चलें बेटा, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।